कि आप सबको पता है कि इसको एक होमोजेनस सोल्यूशन, मतलब होमोजेनस होता है सोल्यूशन, ठीक है। मिक्सचर को दो पार्ट में डिवाइड करते हो आप, एक को कह देते हो कि भाई ये क्या बोलते हैं हेट्रोजेनस है, दूसरे को कह देते हो होमोजेनस है, ठीक है। तो हम जो सोल्यूशन पढ़ रहे हैं वो क्या है, होमोजेनस है, ठीक है। जब हम सोल्यूशन की बात करते हैं तो सोल्यूशन भाई हमारा डिफरेंट कैटेगरी का हो सकता है, डिफरेंट टाइप का हो सकता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बात करूं एक बाइनरी सोल्यूशन की, तो बाइनरी का मतलब होता है टू कंपोनेंट, ठीक है। टू कंपोनेंट का मतलब है कि इसके अंदर आपका एक सॉल्वेंट रहेगा और एक सोल्यूट रहेगा, ठीक है। एक बात तो ये हो गई, ठीक है। एक सॉल्वेंट आ गया और एक सोल्यूट आ गया, ठीक है। फिर हो सकता है कि टर्नरी, हाँ ठीक है, टर्नरी होगा अगला बार में, बाइनरी के बाद में टर्नरी टाइप आ जाए, ठीक है। जिसमें क्या होता है, थ्री कंपोनेंट होंगे। तो सॉल्वेंट तो आपको पता ही है भाई एक ही रहता है, सोल्यूट दो कर लो, ठीक है। फिर क्वाटरनरी हो जाता है, ठीक है। अगला क्वाटरनरी हो जाएगा। अब क्वाटरनरी में हमें पता है कि भाई क्या बनेगा, चार कंपोनेंट बनेंगे, ठीक है। हमारे लिए ये बाइनरी, टर्नरी, क्वाटरनरी सब पढ़ना जरूरी नहीं है। हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ बाइनरी आता है, ठीक है। बाइनरी आता है, इवन अप टू एडवांस बाइनरी ही पूछा जाता है, बाइनरी पर ही सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो अगर मैं एक बाइनरी सोल्यूशन की बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं एक बाइनरी सोल्यूशन की बात करता हूं तो बाइनरी सोल्यूशन में क्या है भाई, हमारा दो कंपोनेंट होते हैं, सामने लिखा भी हुआ है सॉल्वेंट और दूसरा होता है सोल्यूट, ठीक है। सॉल्वेंट आप क्या बोलते हैं, जनरली उस सब्सटेंस को कहते हो जो आपका ग्रेटर क्वांटिटी में होता है, ठीक है। जो क्या बोलते हैं सोल्यूशन का फेज डिसाइड करता है, ठीक है, उसको आप सॉल्वेंट कहते हो। सॉल्वेंट आपका एक सोल्यूशन के अंदर वन होता है, जबकि अगर मैं सोल्यूट की बात करूं तो इट कैन बी इनफाइनाइट, ठीक है। बट बाइनरी सोल्यूशन की बात है तो बने बाइनरी में तो एक ही रहेगा, ठीक है। तो बाइनरी सोल्यूशन में तो सोल्यूट एक ही रहता है। लेकिन अगर जनरली मैं बात करूं, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूं इन जनरल ये बात हो रही है, ठीक है। फॉर बाइनरी, फॉर बाइनरी अगर मैं बात कर रहा हूं तो क्या रहेगा भाई, एक ही रहेगा, एक ही हमारा क्या बोलते हैं सोल्यूट होता है, ठीक है। ये एक और बात हो गई। अब मैं आपको यहाँ पे टाइप ऑफ सोल्यूशन नहीं बताऊंगा, वो आप खुद देखेंगे, लिक्विड लिक्विड, सॉलिड सॉलिड वगैरह जो सारा केस है वो आप एक बार खुद देखेंगे, उसमें कुछ ऐसा बताने के लिए खास है नहीं, ठीक है। चलो भाई यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो केस अब यहाँ पर आएगा वो है वेपर प्रेशर का, ठीक है, वेपर प्रेशर का। तो मेरे ख्याल से आप सभी बच्चे जानते हो कि वेपर प्रेशर क्या होता है, ठीक है। सपोज मैंने एक कंटेनर कंसीडर किया, एक ये कंटेनर उठा लिया, ठीक है, और इस कंटेनर में क्या है, ठीक है, एक लिक्विड फिल है, ठीक है। एक लिक्विड फिल है जो नेचर में कैसा है, वोलेटाइल है, ठीक है। ये कंटेनर ऊपर से क्लोज है और इसके अंदर मैंने क्या बोल दिया कि भाई यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, एक लिक्विड को फिल कर रखा है विच इज वोलेटाइल इन नेचर, ठीक है, विच इज वोलेटाइल इन नेचर, ठीक है। कैसा है भाई, वोलेटाइल है, ठीक है। ये एक बात याद रखना। अब इतनी बात अगर समझ में आती है तो बस ये भी जरा समझ लो यहाँ पर फटाफट से कि ये वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो वोलेटाइल सब्सटेंस हम उसको कहते हैं जो इजीली वेपर फॉर्म कर दे, ठीक है, विच कैन फॉर्म वेपर इजीली, ठीक है, जो आपका बहुत इजीली वेपर बना देगा, ठीक है। दूसरा क्या है, विच कैन नॉट फॉर्म वेपर इजीली, ठीक है। ये आपका बहुत इजीली क्या बोलते हैं, वेपर फॉर्म नहीं करता है, ठीक है। एक बात ये हो गई। दूसरे केस पर आ जाओ भाई, दूसरे केस पर आ जाओ फटाफट से। नेक्स्ट केस हमारा ये कहता है, नेक्स्ट केस हमारा यहाँ पर ये कहता है कि जो वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होती हैं, ठीक है। जबकि अगर मैं नॉन वोलेटाइल की बात करूंगा तो इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं भाई, आपकी स्ट्रांग होती है, ठीक है। और आगे अगर जाओगे तो जनरली वोलेटाइल सब्सटेंसेस का बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, जबकि अगर आप नॉन वोलेटाइल की बात करोगे तो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या बोलते हैं, आपका हाई रहता है, ठीक है। ये एक और बात होगी, ठीक है। तो इनके बारे में ये कुछ बातें आपको बताना जरूरी थी, ताकि जब मैं आगे ये टर्म बोलूंगा वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल तो आपको दिखना चाहिए, आपको पता लगना चाहिए कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक और बात हो गई। अब इतना करने के बाद में, इतना भाई इसको क्या बोलते हैं करने के बाद में मैंने क्या, मैं वेपर प्रेशर पढ़ा रहा था तो क्या हुआ, कंटेनर को आपने भाई ऐसे ही छोड़ रखा है, ठीक है। तो क्या होगा, धीरे धीरे ये जो कंटेनर के सरफेस से पार्टिकल्स हैं ये ऊपर उठेंगे, ठीक है, समझ रहे हो भाई, ये ऊपर जाएंगे, ठीक है।
और ऊपर उठेंगे 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 उठेंगे, सरफेस पर टकराएंगे और सरफेस से टकराकर बाउंस बैक करने लगेंगे, समझ रहे हो, बाउंस बैक करने लगेंगे। मतलब यहाँ पर दो चीजें होने वाली हैं, ठीक है। एक क्या है कि शुरुआत में जो तुम्हारा वेपर है, जो आई एम सॉरी, जो तुम्हारा लिक्विड है वो क्या कर रहा है, वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। और कुछ टाइम के बाद जब वेपर बहुत ज्यादा बन जाएगा तो वेपर क्या बोलते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा। तो बेसिकली होता क्या है, एट दिस पॉइंट व्हेन रेट ऑफ इवेपोरेशन, वेपर बनना, लिक्विड से वेपर बनना क्या है, इवेपोरेशन, ठीक है। और वेपर से वापस लिक्विड बनना क्या है, कंडेंसेशन। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन आपका क्या हो जाएगा भाई, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। दोनों क्या हो जाएंगे, बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। और इस पॉइंट पर, एट दिस पॉइंट, प्रेशर exerted by vapor, प्रेशर exerted by vapor क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वेपर प्रेशर, ठीक है। इसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर। ये भाई एक और बात हो गई। अब चलते हैं भाई जरा यहां से आगे, ठीक है। और सबसे पहली चीज, अब यहाँ पर हम 3 केसेस पढ़ेंगे, ठीक है। अगर ये लेक्चर में पहली बार, मैं पहली बार तो नहीं कि मैं तो आपको पहली बार ही पढ़ा रहा हूँ सोल्यूशन, लेकिन अगर मैं मान लो ऐसा होता कि ये फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे होते हैं 12th में, तो ये चीजें मैं आपसे पूछ लेता, लेकिन अभी मैं आपसे पूछूंगा नहीं, आप मुझे बस आप इसको सुनते जाना फटाफट, ठीक है। और अगर आता है आपको आंसर तो खुश हो जाना कि भाई बहुत बढ़िया, हमें पता है, नहीं आता तो सीख लेना, ठीक है। पहली चीज ये है कि मेरे पास सपोज एक कंटेनर है, एक कंटेनर है, ठीक है। और ये क्लोज कंटेनर है, इसके अंदर एक सब्सटेंस मैंने फिल किया है, ठीक है, एक सब्सटेंस फिल किया है मैंने, ठीक है। और उस सब्सटेंस को भाई मैं ए बोल रहा हूं। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय, अच्छा इससे भी पहले एक छोटी सी चीज, इन केसेस पर आने से पहले भी एक बहुत छोटी सी चीज मुझे याद दिलानी पड़ेगी आप लोगों को, वो है डाल्टन्स लॉ। क्लास 11th में पढ़ते हो डाल्टन्स लॉ, ठीक है, चैप्टर 5 में, स्टेट्स ऑफ मैटर में। ये क्या कहता है कि भाई अगर एक कंटेनर के अंदर कुछ गैसेस हैं जो नॉन रिएक्टिंग हैं, ठीक है, तो आपको अगर टोटल प्रेशर निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, उन गैसेस के पार्शियल प्रेशर का सम कर दोगे, है ना। उन गैसेस के पार्शियल प्रेशर का सम कर लो और टोटल प्रेशर आ जाएगा। अब इसी चीज को आपने अप्लाई करना है यहां पर, जो मैं आपको केस दे रहा हूं, ठीक है। मैंने ये बोला कि मेरे पास एक कंटेनर है, ये मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है। और इस कंटेनर के अंदर क्या है भाई, दो सब्सटेंस प्रेजेंट है, ठीक है। I'm सॉरी, अभी एक ही सब्सटेंस प्रेजेंट है विच इज ए, ठीक है। और ए जो हमारा है वो नेचर में कैसा है, वोलेटाइल है, नेचर में क्या है, वोलेटाइल है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बता दो भाई इस कंटेनर के अंदर टोटल प्रेशर क्या होगा, तो आप टोटल प्रेशर का आंसर क्या बोलोगे, पार्शियल प्रेशर ड्यू टू ए। बट हो क्या रहा है यहां पर कि कंटेनर के अंदर सिंस ओनली ए इज प्रेजेंट, ए के अलावा कुछ और है ही नहीं, तो इसका ये मतलब हुआ कि ए अपनी प्योर स्टेट में है, ठीक है। ए अपनी प्योर स्टेट में है। और जब आप वेपर प्रेशर निकालोगे किसी प्योर सब्सटेंस का, तो याद रखना उसका सिंबल होता है पी नॉट। तो ये बन गया पी नॉट ए, ठीक है। तो अगर मैं कहीं पर पी ए लिख रहा हूं तो पी ए का मतलब होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, या पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर मैं यहां पर लिख दूं पी नॉट ए, तो ये बनता है वेपर प्रेशर ऑफ ए एट इट्स प्योर स्टेट, ठीक है, एट इट्स प्योर स्टेट। तो ये हो गया भाई यहाँ पे P टोटल इज इक्वल्स टू P नॉट ए, ठीक है। क्योंकि कंटेनर में ए के अलावा कुछ और है नहीं, तो ए कैसा है भाई, प्योर स्टेट में, ठीक है। लो भाई ये था केस 1। अब आगे आ दो जरा यहां से, केस 2 की बात कर लेते हैं। तो केस 2 क्या कहता है कि दोबारा से वही कंटेनर है, ठीक है, लेकिन इस बार इसमें ए के साथ एक दूसरा सब्सटेंस ऐड कर दिया बी, ठीक है। तो ए यहां पर कैसा गिवन है, वोलेटाइल, ठीक है। और बी हमारे पास कैसा गिवन है भाई, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस के बारे में मैंने आपको अभी अभी बताया कि एक ऐसा सब्सटेंस जो
आपका क्या बोलते हैं वेपर प्रेशर बनाता ही नहीं है, ठीक है, जो आपका वेपर में कन्वर्ट ही नहीं होता, इजीली इवेपोरेट नहीं होता, उसको नॉन वोलेटाइल कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, दोबारा से टोटल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला आपका वही बनने वाला है, पी टोटल इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, और इस बार नॉट नहीं आएगा। नॉट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ए के साथ में बी भी प्रेजेंट है, तो अब कुछ प्योर नहीं है, ठीक है। अगर सिर्फ ए होता तो मैं कहता प्योर है, सिर्फ बी होता तो मैं कहता प्योर है, लेकिन क्योंकि यहां पर ए के साथ अब बी भी प्रेजेंट है, तो दोनों में से कोई प्योर तो भाई नहीं है, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। अब देखो भाई जरा क्या होगा यहां पर, अगर मैं अगर मैं बी की बात करूं जो कि नॉन वोलेटाइल है, तो यहां पर क्या होगा, कोई वेपर प्रेशर फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। और अगर वेपर ही फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है, वेपर प्रेशर तो छोड़ो, पहले बात तो वेपर ही फॉर्म नहीं होगा, और अगर वेपर ही फॉर्म नहीं होगा तो यहां से वेपर प्रेशर ड्यू टू बी क्या हो गया, जीरो। और इस सिचुएशन में अगर आप पी टोटल निकालने जाओगे तो वो पी ए के बराबर आएगा। फिर से सुन लो, पी नॉट ए के बराबर नहीं आएगा, ठीक है। पी नॉट ए के बराबर तब आता है जब कंटेनर में बी प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। ये एक और बात हो गई। थर्ड केस पर आ जाओ जरा, केस थ्री। केस थ्री तो खैर बकवास ही केस है, उसमें है ही क्या, बहुत सिंपल सी चीज है ये तो, कि भाई कंटेनर है, ठीक है। कंटेनर में क्या है, दो सब्सटेंस है ए और बी, ठीक है। ए कैसा है, वोलेटाइल, ठीक है। इस बार बी भी कैसा है, वोलेटाइल। जब ये दोनों ही वोलेटाइल और आपसे मैंने कहा कि टोटल प्रेशर निकालो, तो ये सिंपली बन जाएगा पी ए प्लस पी बी, काम खत्म, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, ये पी ए प्लस पी बी बन जाएगा और काम हो गया खत्म, ठीक है। ये भाई एक बात हो गई। अब इसके बाद जरा आगे बढ़ते हैं, यहां तक अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है। ये कंडीशंस दिमाग में बिठा लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इतना अगर आपको क्लियर होता है तो यहाँ पर अगला जो पार्ट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है भाई रॉल्ड्स या राउल्ट्स लॉ, जो भी इसको कहना चाहो, ठीक है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। राउल्ट्स लॉ आपको क्या कहता है, ठीक है। और एक मिनट रुको जरा, राउल्ट्स लॉ से पहले भी एक चीज पढ़ लो, ठीक है, वो है आपका लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन, जो आपके सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक आपका होता है आइडियल सोल्यूशन, ठीक है, और दूसरा आपका होता है नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। अभी मैं बस एक लाइन का डिफरेंस बताऊंगा और फिर आगे बढ़ेंगे यहां से, ठीक है। वो ये आइडियल सोल्यूशन होता है विच ओबेज राउल्ट्स लॉ, ठीक है, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। और नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा विच डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, ठीक है, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। नॉन आइडियल को फर्दर डिवाइड किया जाता है दो कैटेगरी में, ये सब आपको पता है, ठीक है। लेकिन अभी करेंगे एक एक करके इसकी बात, ठीक है। चलो भाई अब आगे आ जाओ जरा यहाँ से, ये वाली बात अगर समझ में आती है तो अगला जो केस यहाँ पे बनेगा, अब वो चर्चा है राउल्ट्स लॉ की, ठीक है। राउल्ट्स लॉ के केस में क्या होगा, जब आप राउल्ट्स लॉ की बात कर रहे हो, ठीक है, तो आप सबको ये पता है बात कि मेरी भाई पहले तो वाल को तुम सभी से रिक्वेस्ट है कि चैट में बिल्कुल इनएक्टिव हो जाओ, ठीक है। मुझे अभी कुछ भी सजेस्ट ना करो, शांति से सुनते रहो जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और ये अगेन हेनरी राउल्ट से पहले आता है वो बेटा, मैं नहीं पढ़ाता हेनरी राउल्ट से पहले, मैं बिल्कुल लास्ट टॉपिक पढ़ाता हूँ हेनरीज लॉ, ठीक है। तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा अभी हेनरीज लॉ, लास्ट में पढ़ाऊंगा। और दूसरी बात, चुपचाप सुनते रहो, एजियोट्रोप वेजियोट्रोप सब बता दूंगा, लेकिन बीच में चिटचैट करोगे, टाइम खराब करवाओगे अपना भी मेरा भी, और फिर रह जाएंगे टॉपिक, ठीक है। तो चुपचाप सुनो, बोलो मत बीच में। खैर, तो राउल्ट्स लॉ ये क्या कहता है कि मान लो तुम्हारे पास एक कंटेनर है, तुम्हारे पास एक कंटेनर है, और जब लास्ट में तुम्हारा क्या बोलते हैं टॉपिक रह जाए ना, जब तब बात करना मेरे से, ठीक है। कुछ रह जाए तब बोलना, ये वाली चीज रह गई है बता दो जरा, अभी से मत बताओ। मैं मेरा अलग है भाई, मैं जरूरी नहीं है कि एनसीईआरटी की लिस्ट ही फॉलो करूंगा, कि एनसीईआरटी पहले हेनरी पढ़ाता है तो हम भी पहले हेनरी पढ़ाएंगे, ठीक है। ऐसे पढ़ाने लग गया होता ना तो बच्चे वैसे ही कंफ्यूजन में मर जाते। एनसीईआरटी के अंदर टॉपिक्स का जो लिस्ट है इतना खराब दे रखा है कि क्या बोलूं। खैर, तो यहां पर बात हो रही थी ए और बी की। ए और बी बोथ आर वोलेटाइल, दोनों कैसे होते हैं, वोलेटाइल है इस टाइम पर यहाँ पर,
तो राउल्स लॉ ये कहता है, अगेन स्टेटमेंट में नहीं जाऊंगा मैं, वो तुम्हारी कॉपी में सब लिखा हुआ है, तुम कंसेप्ट अभी रिवाइज करो फटाफट से, क्योंकि यही चीज अगर तुम खुद बैठकर घर पे रिवाइज करोगे तुम्हें 2-2 घंटे निकल जाते हैं, तुमसे एक चैप्टर खत्म नहीं होता। तो राउल्स लॉ ये कहता है, राउल्स लॉ यहाँ पर ये कहता है कि पार्शियल प्रेशर जो ए का होगा वो इसके मोल फ्रैक्शन के ए के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा। सिमिलरली जो पार्शियल प्रेशर बी का होगा वो मोल फ्रैक्शन बी के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए यहां पर हम एक कांस्टेंट लगाएंगे, तो ये आ गया भाई पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ए, एंड सिमिलरली यहां पर आ गया पी बी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन बी। ठीक है, अब पी ए पी बी क्या है, पी ए पी बी क्या है, पी नॉट बी पी नॉट ए क्या है, ये मैंने अभी आपको बता दिया पहले। ठीक है, जहां नॉट लग गया वहां प्योरिटी की बात हो जाती है। ठीक है, अब अगर मुझे इस कंटेनर का टोटल प्रेशर निकालना है तो क्या करूंगा भाई, पी ए और पीबी को ऐड करूंगा, यही तो करूंगा। तो यहां से निकल कर आता है पी टोटल इज इक्वल्स टू पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ए प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन बी। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। अब कभी कभी क्या होता है कि इसी फॉर्मूला को आप ऐसे भी सब्स्टिट्यूट कर देते हो कि जैसे मान लो मोल फ्रैक्शन ए और मोल फ्रैक्शन बी का सम कितना होता है, 1 होता है। मानने वाली बात नहीं है, पता है आपको 1 ही होता है। ठीक है, यहां से अगर मैं मोल फ्रैक्शन निकालूं ए का बी के रेस्पेक्ट में तो क्या बनेगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन बी बनेगा, है ना, यही तो बनेगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन बी, और उसको उठाकर मैंने यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया इस इक्वेशन में। तो ये बनता है पी टोटल इज इक्वल्स टू पी नॉट ए 1 माइनस मोल फ्रैक्शन बी प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन बी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बनता है। इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये निकल कर आएगा पी टोटल इज इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन बी प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन बी। ठीक है, और यहां से अगर मैं मोल फ्रैक्शन बी को कॉमन निकालूं तो पी नॉट ए माइनस मोल फ्रैक्शन बी इंटू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी। ठीक है, ये एक और एक्सप्रेशन हमारे पास निकल कर आ गया, क्या बोलते हैं, हमारे राउल्स लॉ का। ठीक है, कहीं कोई गलती दिख रही हो तो तुरंत बोल देना। ठीक है कि सर ये वाली चीज गलत हो गई है, ठीक कर लो। ठीक है, तो ये भाई तुम्हारा एक और एक्सप्रेशन हो गया राउल्स लॉ में जो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो क्लियर हो ही गया होगा। तो ये भाई स्टेटमेंट है राउल्स लॉ का। ठीक है, अब इतनी बात अगर समझ में आ गई है, इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो जरा अब इसका ग्राफ देखते हैं। माइनस में गड़बड़ लग रही है, ठीक है भाई, चेक कर लेते हैं क्या गड़बड़ लग रही है माइनस में। यहां पर क्या बोलते हैं, सही तो है, माइनस बाहर आएगा। अच्छा हाँ, ये हो जाएगा ऐसे, लो अब ठीक कर दिया। माइनस बाहर आएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है ना। ठीक है, तो ये भाई एक बात हो गई। इतना करने के बाद में अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं राउल्स लॉ का, ठीक है, तो राउल्स लॉ का ग्राफ क्या बोलता है, बड़ा ही बकवास सा ग्राफ है और कुछ नहीं है इसमें। इसने ये बताया कि आपका एक वेपर प्रेशर किसी सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं यहां पर, ठीक है, तो देखना भाई क्या बनेगा। ये मैंने इधर मार्क कर दिया ओरिजिन। ठीक है भाई, ये हो गई हमारी प्रेशर एक्सेस, वेपर प्रेशर एक्सेस। ठीक है, और इधर मैंने मोल फ्रैक्शन मार्क कर दिया। अब मोल फ्रैक्शन ऐसा तो है नहीं कि चलता चला जाएगा, मोल फ्रैक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, वो कितनी होती है, 1। 1 से ऊपर तो जाता नहीं है मोल फ्रैक्शन। तो मान लो इस पॉइंट पर आकर आपका मोल फ्रैक्शन 1 हो गया। ठीक है, तो यहां पर अगर, एक मिनट रुको जरा, हाँ, अगर मैं इस लाइन को ऐसे नीचे मिलाऊं, ठीक है, इस पॉइंट पर, तो ये पॉइंट मान लो कि मोल फ्रैक्शन 1 का पॉइंट है। ठीक है, और अगर मैं इसको इधर ज्वाइन कर दूं ऐसे, ठीक है, तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है यहां पर, ये कौन सा पॉइंट है, जब आपका पी नॉट के बराबर हो जाएगा। समझ रहे हो ना, क्योंकि मोल फ्रैक्शन अगर 1 हो गया, भाई देखो जरा एक्सप्रेशन क्या था, पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ए था। ठीक है, इसमें जरा रखना मोल फ्रैक्शन ए को 1। तो जब मोल फ्रैक्शन ए को 1 रखोगे तो क्या पी ए और पी नॉट ए बराबर नहीं हो गए, लो भाई कहानी खत्म हो गई। ठीक है, तो होपफुली इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये भाई आपका ग्राफ हो गया राउल्स लॉ का। ठीक है, चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं यहां से। ठीक है, और जरा एक
थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चर्चा करेंगे और वो आपका आता है अब फाइनली आइडियल और नॉन आइडियल की कहानी। ठीक है, तो देखो सोल्यूशन दो तरीके के हैं, जिसमें सबसे पहला हम सोल्यूशन जो अभी पढ़ने जा रहे हैं वो है आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, आइडियल सोल्यूशन की बात मैं करने जा रहा हूं। जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहली चीज क्या होता है, ये आपका राउल्स लॉ ओबे करते हैं। ठीक है, सच बात तो ये है कि कोई भी परफेक्टली आइडियल सोल्यूशन होता ही नहीं है। ठीक है, जैसे आइडियल गैस नहीं होती वैसा ही हाल इनका है। ठीक है, नियरली आइडियल सोल्यूशन है, जैसे कि आपका क्या बोलते हैं, टोलुइन बेंजीन एक एग्जांपल आ जाता है जो नियरली आइडियल माना जाता है। ठीक है, तो ये राउल्स लॉ को ओबे करेगा। राउल्स लॉ ओबे करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो पीए होगा वो पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ए के बिल्कुल बराबर आएगा। ठीक है, और सिमिलरली जो पीबी होगा वो तुम्हारा पी नॉट भी मोल फ्रैक्शन बी के भाई बिल्कुल बराबर आएगा। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट यहां पर ये कहता है कि अगर यहां पर इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग निकालने जाओगे, इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, तो भाई ये जीरो आएगी। ठीक है, सिमिलरली अगर तुम यहां पर वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग, चेंज इन वॉल्यूम निकालने जाओगे तो ये भी जीरो होगा। और चाहे सोल्यूशन आइडियल हो नॉन आइडियल हो, ठीक है, ये तो याद ही रखना कि डेल्टा एस तो यहाँ पर तुम्हारा क्या बोलते हैं पॉजिटिव आना ही है और डेल्टा जी तुम्हारा नेगेटिव आएगा ही आएगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, क्योंकि ये दो कंडीशन है स्पॉन्टेनिटी की। ठीक है, ये स्पॉन्टेनिटी को रिप्रेजेंट करती है, तो इनमें क्या बोलते हैं, वैसे तो क्वेश्चन पूछा नहीं जाता क्योंकि ये सेम ही रहती है। ठीक है, ये जो ऊपर की दो कंडीशन है, एक तो ये वाली हो गई डेल्टा एच मिक्स और दूसरी ये हो गई, इन पे जरा ध्यान दो। ठीक है, जब आपने पढ़ा होगा, ये जब सोल्यूशन चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको एक बात बताई होगी जो उस टाइम पे सर थे उन्होंने, कि जब आप बात करते हो वेपर फेज की, वेपर फेज की, तो वेपर फेज में क्या होता है कि आपका जो इंथैल्पी का फॉर्मूला है विद रिस्पेक्ट टू बॉन्ड इंथैल्पी बन जाता है बॉन्ड इंथैल्पी प्रोडक्ट माइनस बॉन्ड इंथैल्पी रिएक्टेंट। ठीक है, सॉरी, जनरली फॉर्मूला होता है बॉन्ड इंथैल्पी प्रोडक्ट माइनस बॉन्ड इंथैल्पी रिएक्टेंट, लेकिन जब आप वेपर फेज में बात करते हो तो ये उल्टा होके रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट हो जाता है। अब देखो भाई जरा, मेरे पास में यहां पर क्या है, जब हम आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं, एक रिएक्टेंट है ए और दूसरा रिएक्टेंट है बी। ठीक है, और इन दोनों से मिलकर क्या हुआ भाई, बनता है ए बी। ठीक है, बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा लो। बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर, ए रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्वेंट को, ठीक है, और बी रिप्रेजेंट कर रहा है आपके सोल्यूट को। ठीक है, तो पहले कंटेनर में क्या था, ए था, फिर कंटेनर में आपने बी ऐड कर दिया, दोनों ने मिक्स होकर भाई ए बी बना दिया। तो फॉर एन आइडियल सोल्यूशन, फॉर एन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, फॉर एन आइडियल सोल्यूशन जो आपका क्या बोलते हैं सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन है। ठीक है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है, जिसको आप किताब में अगर देखोगे तो ए इंटरेक्शन लिखा हुआ नजर आएगा, वो आपका सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन के बराबर हो जाता है, बोले तो बीबी इंटरेक्शन के बराबर होता है। ठीक है, एंड सिमिलरली ये दोनों इंटरेक्शन आपके सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शन के बराबर होते हैं, मतलब ए बी इंटरेक्शन के बिल्कुल बराबर होते हैं। ठीक है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। अब एक बात बताओ, अगर ये तीनों इंटरेक्शन बिल्कुल सेम है, अगर तीनों इंटरेक्शन बिल्कुल आइडेंटिकल हो गए, तो फिर तो बॉन्ड इंथैल्पी, बोले तो बॉन्ड को तोड़ने में लगने वाली एनर्जी भी बराबर हो गई। तो बॉन्ड इंथैल्पी फॉर ए, बॉन्ड इंथैल्पी फॉर ए बी एंड बॉन्ड इंथैल्पी फॉर बी बी, ये भी बराबर हो गई। ठीक है, और जब ये भी बराबर हो गई तो लगाना भाई ये फॉर्मूला, जरा लगाओ फॉर्मूला। तो यहां से इस इक्वेशन के बेसिस पर अगर मैं चलूं तो बॉन्ड इंथैल्पी रिएक्टेंट की, यहां पर क्या निकल कर आ रहा है, बॉन्ड इंथैल्पी रिएक्टेंट इक्वल्स टू दी बॉन्ड इंथैल्पी प्रोडक्ट निकल रहा है। तो भाई बताना जरा, खुद ही बताओ जरा, अगर ये दोनों बराबर ही हो गए तो बॉन्ड इंथैल्पी रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड इंथैल्पी प्रोडक्ट क्या हो गया, ये तो जीरो हो गया ना, तो डेल्टा एच क्या आ गया, जीरो आ गया। और ये कहानी किसके लिए चल रही है, आइडियल के लिए चल रही है अभी। ठीक है, ध्यान से सुन लो। अब जरा अगले केस पर आ जाओ भाई,
नेक्स्ट जो केस में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं वो है डेल्टा वी मिक्स, ठीक है। डेल्टा वी मिक्स कितना बोला था मैंने, 0 बोला था, लेकिन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, बोले तो टोटल वॉल्यूम प्रोडक्ट माइनस टोटल वॉल्यूम रिएक्टेंट। भाई एक बात बताओ जरा, जब आपका इंटरेक्शन ही नहीं बदल रहा है, जब आपका इंटरेक्शन ही नहीं बदल रहा है, मतलब ये जो दोनों इंटरेक्शन है आपके ए और बी इंटरेक्शन, ठीक है, ये आपके बिल्कुल बराबर चल रहे हैं ए बी इंटरेक्शन के, ठीक है, तो वॉल्यूम कैसे बदल जाएगा, वॉल्यूम कैसे बदल जाएगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूं भाई, मान लो आप मेरे को ये कह रहे हो कि आपके पॉकेट में दो क्या बोलते हैं, पॉकेट वॉकेट छोड़ो, ऐसे करके दो बार्स आपके सामने रखे हैं, एक ये रहा दूसरा ये रहा, ठीक है, ये दो बार्स रखे हैं, ये भी आयरन का बना है और ये भी आयरन का बना है, ठीक है, दोनों सेम आयरन के बने हैं, सेम साइज के, सेम वेट के हैं, ठीक है, तो भाई इन दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। लेकिन अगर इनमें एक कॉटन का बना है, एक मैं कहता हूं कॉटन का बना है, दूसरा आयरन का बना है, तो इस कॉटन वाले में बॉन्ड इंथैल्पी क्या होती है, कम होती है, और जहां बॉन्ड इंथैल्पी कम वहां वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, भाई पार्टिकल फैलने लगेगा ना, पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो डेल्टा वी मिक्स का केस है, इसमें क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट एंड वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट बिल्कुल बराबर हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी बॉन्ड इंथैल्पी बिल्कुल बराबर है, और इस वजह से यहां पर आपका डेल्टा वी मिक्स भी 0 आ जाता है, ठीक है। यहां पर डेल्टा वी मिक्स भी कैसा आ जाएगा, डेल्टा वी मिक्स भी भाई हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। एक बात ये हो गई, ठीक है। चलो भाई इतना अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। इतना अगर आपको क्लियर हो गया तो ये आइडियल सॉल्यूशन था। अब यहां से जरा थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। तो अगली जो चीज आती है वो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, और देखते हैं भाई यहां पे क्या होगा। अच्छा एक मिनट, आइडियल का ग्राफ रह गया, आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ रह गया, जरा इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां मैंने क्या करा भाई, ये कर्व प्लॉट करा, ठीक है, ये मैंने एक एक्सिस इधर मार्क की है, ठीक है, ये एक एक्सिस ऐसे मार्क की और दूसरी एक्सिस भाई इधर मार्क की। बेसिकली होता क्या है कि दो ग्राफ्स को मर्ज किया जाता है यहाँ पर। एक मिनट रुको यार, ठीक है। ये मैंने भाई तुम्हारे सामने बच्चों एक कर्व प्लॉट करा, ठीक है। इसमें मैं ये कह रहा हूं कि ये एक वेपर प्रेशर एक्सिस इधर है, ठीक है, ये जो एक्सिस मैंने यहाँ पे मार्क की है, ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है इसको मोल फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, ये मोल फ्रैक्शन बता रही है एक्सिस, और उसको थोड़ा नीचे लिखो, ये मोल फ्रैक्शन बता रही है एक्सिस, ठीक है। और इधर भाई तुम्हारा क्या बोलते हैं, इधर वाली एक्सिस भी वेपर प्रेशर ही बता रही है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, हमने एक काम करा कि इधर मोल फ्रैक्शन एक को भाई 1 माना, ठीक है। आपके सामने ये मैं एक जरा एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ए, और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जब मोल फ्रैक्शन ए को 1 कंसीडर करते हैं तो पी ए पी नॉट ए के बराबर हो जाता है। तो यहां पर किसी पॉइंट पर मैंने ये कह दिया कि भाई जो हमारा क्या बोलते हैं, यहाँ पर एक मैंने इसको थोड़ा सा नीचे ही कर लो पॉइंट को, ठीक है, यहां मैंने कहीं मार्क कर दिया, मैंने ये बोल दिया कि ये भाई हमारा पी नॉट ए है, तो किसी को परेशानी नहीं होगी। सिमिलरली ये जो इधर पॉइंट है इस पे मैं कहता हूं कि मैंने यहाँ पर मोल फ्रैक्शन बी को 1 कंसिडर किया, तो इधर कहीं मैंने एक पॉइंट मार्क कर दिया, ठीक है, ये भाई पी नॉट बी हो गया, ठीक है, इसमें भी किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा ये भी हम जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन ए और मोल फ्रैक्शन बी कितना होता है, सम 1 होता है इनका, तो ए और बी का अगर सम 1 है, ठीक है, तो जब मोल फ्रैक्शन ए 1 रहेगा तो मोल फ्रैक्शन बी को 0 होना पड़ेगा। सिमिलरली अगर यहाँ पर मोल फ्रैक्शन, एक मिनट इसको थोड़ा सा ना साये के सामने साये ही लिखता हूं, ठीक है, जब यहाँ पर क्या बोलते हैं मोल फ्रैक्शन B1 होगा तो A को 0 होना पड़ेगा, लो भी लिख दिया। और मैंने आपको क्या बताया था, अभी मैंने आपको ये बताया था कि राउल्ट्स लॉ के हिसाब से पार्शियल प्रेशर जो होता है मोल फ्रैक्शन के
डायरेक्ट प्रोपोर्शन में चलता है ना। पार्शियल प्रेशर जो आपका होगा वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में चलेगा, ठीक है। अब देखो जरा यहां क्या बनता है, अगर मैं क्या बोलते हैं ऐसे जाऊं कि मैं यहां पर मोल फ्रैक्शन ए से मूव करता हुआ मोल फ्रैक्शन ए इक्वल्स टू 0 तक जा रहा हूं, तो भाई क्या होगा बताना जरा। जो वेपर प्रेशर है ए का वो धीरे धीरे गिरने लगेगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है, देख लो ना। मोल फ्रैक्शन जब डिक्रीज करेगा तो भाई उसका पार्शियल प्रेशर डिक्रीज करेगा। तो ये कुछ ऐसे करके डिक्रीज करने लग गया, और डिक्रीज करके फाइनली कहां पहुंच गया, बिल्कुल 0 पे पहुंच गया, ठीक है। एक बात हो गई। सिमिलरली अगर मैं इधर मूव करना शुरू करूं, 0 मोल फ्रैक्शन बी 0 से मोल फ्रैक्शन बी 1 तक, तो क्या होगा, धीरे धीरे यहां पर ये जो हमारा क्या बोलते हैं वेपर प्रेशर है ये बढ़ने लगेगा, है ना, ये बढ़ने लगेगा। तो भाई ये बढ़ गया, और अब क्या होगा फाइनली, वैसे तो खत्म ही हो गई बात। तो ये जो यहां पर क्या बोलते हैं एक्सिस है, ये वाली एक्सिस ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है पीबी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन बी। सिमिलरली अगर मैं इस एक्सिस की बात करूं तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ए, ठीक है। ये एक बात हो गई। और अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं, ये दोनों पॉइंट्स अगर मैं ज्वाइन कर दूं, ठीक है, पी नॉट ए और पी नॉट बी वाले, एक मिनट रुकना बच्चों जरा इनको ज्वाइन कर लूं पहले, हाँ, इन दोनों को ज्वाइन कर लूं तो यहां से मिलता है पी टोटल, और पी टोटल क्या हो जाएगा, पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ए प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन बी। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, ठीक है, इनको ऐसे ही उठा के नहीं लिख देते हैं यहां पर। अगर आप क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंटली किसी एक्सपेरिमेंट को करके वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे ना, जैसे मान लो मैंने अपने साइड से रैंडमली यहां पर ऐसे करके एक लाइन मार्क कर दी, ठीक है, लाइन मार्क कर दी, इसको पॉइंट को मैंने भाई कह दिया ए, छोटा ए, एक मिनट रुको जरा, हाँ, इस पॉइंट को मैंने कह दिया छोटा ए, इसको कह दिया बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी, ठीक है। ये मैंने 4 पॉइंट मार्क कर दिए। तो देखो ये जो वैल्यू तुमको यहां पर मिल रही है ए बी की, ध्यान से देखना, ये क्या होगा भाई, ये पी बी होगा। सिमिलरली अगर मैं बात कर रहा हूं ए सी की, अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं ए सी की, ठीक है, ए सी, तो ये क्या बताएगा, ये पी ए बताएगा, ये क्या बताएगा, पी ए बताएगा, ठीक है। यहां पर देखो ना, अगर इधर इसको मार्क करोगे यहां पर तो ये तुम्हें पी ए वैल्यू देगा ना। सिमिलरली अगर इस पॉइंट को उठाकर इधर लेकर जाओगे इस एक्सिस पे, यहां इसकी वैल्यू देखोगे तो ये तुमको क्या पीबी नहीं देगा, पीबी देगा नहीं देगा, बिल्कुल देगा। और जब तुम क्या बोलते हैं यहां पर छोटा ए बी प्लस छोटा ए सी एड करोगे ना, तो तुमको ये 100% ए डी के बराबर मिलेगा, 100% एडी के बराबर मिलेगा। और इस वजह से इसको ऊपर पी टोटल लिखा जाता है, ठीक है, इसलिए इसको पी टोटल लिखा जाता है। तो ये इतना जो ये डिस्टेंस है प्लस ये जो टोटल डिस्टेंस है ए बी और ए सी, इन दोनों को ऐड करके आपको पूरा का पूरा ए डी मिलता है, ठीक है। ये बात भाई भूलना मत, ठीक है। तो ये आपका क्या बोलते हैं कर्व है आपका नो आइडियल के लिए, आइडियल सोल्यूशन के लिए, ठीक है। ये कर्व है आपका फॉर आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। होपफुली समझ में आ गया होगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये अब यहां से आगे चलते हैं और फाइनली शुरुआत करते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन की, ठीक है। तो नेक्स्ट जो केस अब मैं बात करने जा रहा हूं वो है भाई नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। अगला जो केस आएगा वो अब हमारा आता है नॉन आइडियल सोल्यूशन का, ठीक है। नॉन आइडियल सोल्यूशन नाम से ही पता चल रहा है कि क्या होगा, विच डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, ठीक है। ऐसे सॉल्यूशंस जो आपका राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उनको नॉन आइडियल सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते तो फिर क्या होगा, बहुत सिंपल सी बात है। जैसे वहां पे था कि पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन, पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ए, ठीक है, एंड पी बी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन बी। तो यहां क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा इट इज नॉट इक्वल टू P A is not equal to P naught A mole fraction and PB is not equal to PB mole fraction B. Similarly, डेल्टा H mix क्या हो जाएगा यहाँ पर, भाई डेल्टा H mix 0 के बराबर नहीं आएगा, ठीक है। डेल्टा V mix का क्या होगा, वो भी तुम्हारा 0 के बराबर नहीं आएगा, ठीक है। और
डेल्टा जी का क्या होगा, ठीक है, जैसे मैंने बोला सोचने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव ही रहेगा। डेल्टा एस का क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि फिर से बता रहा हूं ये स्पॉन्टेनियस बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनमें छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं है। ये स्पॉन्टेनियस बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनमें छेड़छाड़ मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। ये एक बात हो गई। चलो भाई, इतना क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन ये आता है कि पी ए अगर पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ए के बराबर नहीं है, तो दो ही तो पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी क्या है भाई, कि पी ए हो सकता है पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ए से बड़ा हो जाए, ठीक है, या फिर हो सकता है कि पी ए मोल फ्रैक्शन ए पी नॉट ए से भाई छोटा रह जाए, है ना। यही तो होगा, अगर भाई बराबर नहीं है तो छोटा होगा या बड़ा होगा, बड़ी सिंपल सी बात है। पीबी का भी वही हाल है, या तो ये क्या बोलते हैं आपका बड़ा हो जाएगा, ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं पीबी आपका छोटा रह जाएगा पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन बी से, ठीक है। ये एक बात हो गई। सेम टू सेम हाल है भाई डेल्टा एच मिक्स का, या तो ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव, या फिर लेस देन जीरो बोले तो नेगेटिव। डेल्टा वी मिक्स की भी वही कहानी है, या तो ये तुम्हारा ग्रेटर देन जीरो, या फिर ये तुम्हारा क्या बोलते हैं लेस देन जीरो। और जैसा मैंने कहा इन दोनों में कुछ नहीं बदलना है, यहां पर डेल्टा जी क्या बोलते हैं बिल्कुल वही रहेगा, और डेल्टा एस भी बिल्कुल वही रहेगा, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि पहली बार पढ़ रहे हो तो अंदाजा तो लग ही गया है। ये जो सारी की सारी कंडीशन है, ये क्या होती है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, है ना, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। और ये जो इधर की कहानी है ये क्या होती है, ये आपका होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। ये क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। लो भाई, इसको भी लिख दिया। अब एक एक करके इनका डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और इनको देखते हैं ये क्या होता है। बट एक जरा 30 सेकंड का मुझे ब्रेक दे दो, पानी पी लो बस, मैं फिर बच्चों आगे बढ़ता हूं। चलो भाई, अब जरा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला केस वो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, इसकी बात करते हैं जरा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। देखो इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है, यहां पर ध्यान से देखना जरा। अगर आप नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रहे हो, पूरी कहानी मैंने पीछे लिख दी है, उसको रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन एक नई चीज आपको बता रहा हूं यहां पर। जैसे मैंने कहा था कि सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शंस होते हैं, है ना, ये होते हैं। अब यहां पर क्या होगा कि जो आपके सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन होते हैं ना बच्चों, ये बात याद रखना, वो आपके इंटरेक्शन ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, आपके सॉल्वेंट सोल्यूट इंटरेक्शन से, ठीक है। इस बात को याद रख लो, क्योंकि यहीं से अभी सारी की सारी चीजें निकल कर आएंगी, यहीं से सारी चीजें निकल कर आएंगी अभी, कि भाई जो तुम्हारा सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन है वो ज्यादा है, और सॉल्वेंट सोल्यूट इंटरेक्शन क्या है, कम है। बोले तो रिएक्टेंट में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और जिसमें क्या बोलते हैं प्रोडक्ट की अगर मैं इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करूं तो वो क्या है, वीक है। इस एक लाइन को अगर अच्छे से पकड़ के चलोगे ना, तो पूरा का पूरा पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर करो भाई, ठीक है, ये अब बताना जरा मुझे, ठीक है, थोड़ा सोच के आंसर करना। अगर जैसे मैं अभी पीछे भी बात कर रहा था, 1 kg ऑफ आयरन, ठीक है, और 1 kg ऑफ कॉटन, ठीक है, ये भाई मेरे सामने दो चीजें हैं, ठीक है। मुझे ये बताओ कि आपको क्या लगता है इन दोनों में से किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, आयरन का या कॉटन का, किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा बताओ। आई गेस नो ब्रेनर है, ठीक है, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है कि भाई ये ज्यादा वॉल्यूम कवर करेगा। वॉल्यूम ऑफ कॉटन ऑब्वियसली वॉल्यूम ऑफ आयरन से ज्यादा होगा, है ना।
ऐसी तो कोई आफत है नहीं इसमें कि आंसर ना आता हो, ठीक है। ये एक बात हो गई। तो अब जरा देखते हैं फटाफट से यहाँ पर कि हमने सबसे पहली बात बच्चों क्या की थी। हमने सबसे पहली बात यहाँ पे की थी कि डेल्टा एच यहाँ पर क्या आता है भाई, डेल्टा एच हमारा आता है यहाँ पर पॉजिटिव। भाई क्यों ना आए पॉजिटिव, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया कि यहां पर रिएक्टेंट में इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब अगर रिएक्टेंट में इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो जरा बताओ उसको तोड़ने के लिए जो इंथैल्पी लगाओगे क्या वो ज्यादा नहीं होगी, खुद बताओ, क्या वो इंथैल्पी ज्यादा नहीं होगी? भाई बिल्कुल होगी। और अगर इंथैल्पी ज्यादा होगी तो मैंने लिख दिया ये, और इस बेसिस पर डेल्टा एच मिक्स, फिर बोल रहा हूं वेपर के केस में फॉर्मूला उल्टा है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, ठीक है। चेक कर लेना, क्लास 11th की थर्मोडायनेमिक्स उठा के मिल जाएगा तुम्हें उसमें लिखा हुआ, ठीक है। तो यहां पर क्या है फॉर्मूला, बॉन्ड इंथैल्पी रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड इंथैल्पी प्रोडक्ट। यहां से क्लियरली दिख रहा है कि भाई हमारा रिएक्टेंट बड़ा प्रोडक्ट छोटा, देयरफॉर डेल्टा एच मिक्स हमारा क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया, ठीक है। लो भाई ये पहली चीज हो गई, ठीक है। अब जो मैंने तुमसे पूछा उसी के बेसिस पे जरा इसका भी आंसर कर दो। डेल्टा वी मिक्स इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट माइनस वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट। जरा समझा दो भाई मुझे यहां पर, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि प्रोडक्ट में इंटरेक्शन वीक है, अगर प्रोडक्ट में इंटरेक्शन वीक है तो क्या उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ जाएगा? जैसे कॉटन का वॉल्यूम ज्यादा क्यों है कि कॉटन में इंटरेक्शन वीक है, तो अगर कॉटन में इंटरेक्शन वीक है तो उसका वॉल्यूम ज्यादा है, ठीक है। वही हाल यहां पर है, जहां वीक इंटरेक्शन वहां वॉल्यूम ज्यादा, जहां स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन भाई वहां वॉल्यूम कम। तो इस बार प्रोडक्ट का वॉल्यूम ज्यादा रिएक्टेंट का कम। निकालो भाई जरा डेल्टा वी मिक्स कैसा आएगा बताओ, पॉजिटिव आता है नहीं आता, ग्रेटर देन 0 आता है नहीं आता, बिल्कुल आता है, ठीक है। लो भाई ये कहानी है, ठीक है। और बाकी इसके अलावा तो चीजें क्या बोलते हैं, डेल्टा एस पॉजिटिव डेल्टा जी नेगेटिव तो याद रखना ही रखना है, क्योंकि भाई ये जो सोल्यूशन होते हैं स्पॉन्टेनियस होते हैं, अपने आप बड़े प्यार से बन जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ये तो नॉन आइडियल सोल्यूशन की भाई क्या बोलते हैं पूरे की पूरी एक एक्सप्लेनेशन हो गई। अब जरा आ जाओ इसके ग्राफ पर, अब जरा इसका ग्राफ ध्यान से समझना, ठीक है। ग्राफ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैसे तो अगर पिछला ग्राफ अच्छे से समझ में आया तो इसमें ज्यादा दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। ये यहां पर मैंने क्या करा, वही दोबारा से सेम ग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूं, कुछ खास अलग है नहीं वैसे, ठीक है। और वही बिल्कुल सेम लेबलिंग होगी। यहां पर क्या बोलते हैं, मान लो तुम मोल फ्रैक्शन ए को कह रहे हो कि भाई ये 1 है, ठीक है। तो यहां पर तुम्हारा मोल फ्रैक्शन ए आते आते 0 हो जाना है, ठीक है। इधर अगर मोल फ्रैक्शन बी 0 है तो यहां तक आते आते उसको क्या हो जाना है, 1 हो जाना है, ठीक है। आप एक ऐसे सोल्यूशन की बात कर रहे हो जिसका क्या बोलते हैं नेचर है पॉजिटिव डेविएशन का, ठीक है। तो यहां मैंने कहीं एक पॉइंट मार्क किया अपनी मर्जी से, ठीक है। ये पॉइंट मैं मार्क कर रहा हूं और मैं ये कहता हूं कि भाई ये अपना पी नॉट ए है, ठीक है। सिमिलरली यहां मैंने एक पॉइंट मार्क किया जिसको मैंने कह दिया पी नॉट बी। और जैसा मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर बी से 0 से मतलब मोल फ्रैक्शन बी को अगर बढ़ाते जाओगे तो भाई उसका जो वेपर प्रेशर है ऐसे करके बढ़ता जाएगा, ठीक है। अगर एक को घटाते जाओगे तो उसका वेपर प्रेशर ऐसे करके गिरता जाएगा। लेकिन ये कहानी तो तब है ना जब तुम्हारा क्या बोलते हैं आइडियल सोल्यूशन हो, ठीक है। और ऐसे ही अगर इन दोनों को मैं यहाँ पर मिला दूं, गलत मिला दिया, रुक जाओ जरा, हाँ, इन दोनों को अगर मैं यहाँ पर मिला दूं तो ये क्या देंगे भाई मेरे को, पी टोटल देंगे। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, जैसा मैंने बताया कि पॉजिटिव डेविएशन में सब कुछ उम्मीद से ज्यादा बन रहा है। मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा था, कि जब एक पार्टिकल क्या बोलते हैं कंटेनर में पहुंचेगा, सोल्यूशन में पहुंचेगा, तो वो चुपचाप वहां पर बैठा रहेगा। लेकिन यहाँ क्या हुआ, वीक इंटरेक्शन की वजह से उन्होंने टूटना शुरू कर दिया, ठीक है। और जब टूटना शुरू कर दिया तो भाई जो वेपर था वो हमारी एक्सपेक्टेशन से ऊपर निकलता जा रहा है। रुको जरा, अरे यार पूरी लाइन चली गई। एक मिनट रुकना बच्चों जरा, हाँ। तो यहां पर क्या है, रुको कलर दूसरा यूज करूं। यहां पर क्या है कि भाई जो हमारा वेपर प्रेशर है
वो एक्सपेक्टेशन से कुछ ऐसे ऊपर निकला, ठीक है। क्यों निकला अभी समझाता हूं। सिमिलरली यहां पर भी जो वेपर प्रेशर हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे वो उससे कुछ इस तरीके से ज्यादा निकला, ठीक है। ज्यादा निकला भाई, ठीक है। और जब यही दोनों एक्सपेक्टेशन से ज्यादा निकल गए हैं तो भाई ये भी तो फिर टोटल भी तो एक्सपेक्टेशन से ऊपर जाएगा ना। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों हुआ। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, ये कुछ ऐसा हाल है, यहीं पर देख लो कि जब ये दोनों सॉल्वेंट अलग था, सिर्फ सॉल्वेंट था और सोल्यूट था, इनके बीच में इंटरेक्शन बहुत स्ट्रांग थे, ठीक है। इंटरेक्शन बहुत स्ट्रांग थे, ये भाई क्या करते थे, ये टूटते नहीं थे जल्दी से। जब टूट नहीं रहे हैं तो वेपर नहीं बनेगा, क्योंकि वेपर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, दो पार्टिकल के बीच के इंटरेक्शन को तोड़ना पड़ता है ना। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, ठीक है। बात समझ में आती है, यहाँ तो भाई ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, इंटरेक्शन टूट ही नहीं रहा था तो वेपर कम बन रहा था। लेकिन जैसे ही ये सोल्यूशन फेज में पहुंचते हैं तो सोल्यूशन फेज में पता चलता है कि अब सॉल्वेंट और सोल्यूट के बीच में जो इंटरेक्शन बन रहा है वो इंटरेक्शन वीक है। और अगर वीक इंटरेक्शन है तो उसका डिसोसिएशन इजी है, तो पार्टिकल्स इजीली डिसोशिएट होंगे और डिसोशिएट होकर वो धड़ाधड़ वेपर बनाएंगे, ठीक है। समझ रहे हो। और इस वजह से जो वेपर प्रेशर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मेरे को यहां मिलेगा, वो भाई यहां मिला, ठीक है। वही हाल यहां पर एक्सपेक्ट कर रहा था कि वेपर प्रेशर जो ए का होगा वो यहां मिला, वो भाई यहां मिला, ठीक है। एक्सपेक्ट कर रहा था फिर टोटल यहां मिलेगा, जब ये ए और बी ही नहीं मिल रहे हैं, क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन पे, तो टोटल कैसे मिल जाएगा, वो यहां पहुंच गया। तो यहां पर होता क्या है कि जो आपका पीए है वो ग्रेटर देन पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ए रहता है। बोले तो एक्सपेरिमेंटल जो आपका वेपर प्रेशर है वो थियोरेटिकल से ज्यादा निकल कर आता है। थियोरेटिकल बोले तो जो आपने कॉपी पर मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करा है उसकी बात हो रही है। तो पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन है, कैलकुलेट करा हुआ है, ठीक है। सिमिलरली ये क्या दे रहा है कि पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन बी दे रहा है, ठीक है। और लास्ट में आ जाओ भाई यहां पर, ठीक है। तो जब यही दोनों एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आ रहे हैं तो पी टोटल कैसे पीछे रह जाएगा। पी टोटल तो इन दोनों का सम होता है ना, तो वो भी भाई ज्यादा आएगा। तो पी टी इज ग्रेटर देन पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ए प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन बी। बोलो भाई कोई दिक्कत, कुछ कहना चाह रहा हो कोई तो बताओ, अगर यहां तक क्लियर हो गया है तो बताओ, ठीक है। तो यहां पर क्या है, जो आपका वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा निकल कर आएगा। तो ये कहानी थी नॉन आइडियल की, ठीक है। अब मैं इसमें तुम्हारे लिए क्या काम है वो जरा सुन लो, ठीक है। वो जरा सुन लो, तुम बच्चों ने क्या काम करना है, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल जरूर लर्न कर लेना, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल जरूर पता कर लेना। और क्या बोलते हैं, एक इसका बड़ा ही फेमस एक्सप्लेनेशन है, कौन सा है वो, ये आपका कीटोन का है मेरे ख्याल में, नहीं नहीं नहीं, नहीं कीटोन नहीं, हेक्सेन के साथ में आता है, ठीक है। आपने नॉर्मल हेक्सेन उठाया और उसको आपने मिक्स कर दिया एक ऐसे कंपाउंड के साथ में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता हो, ठीक है। जैसे मान लो आपने एल्डिहाइड के साथ ही उसको मिक्स कर दिया, ठीक है। तो ये केस यहां पर बन जाता है ऐसा, ये केस यहां पर बन जाता है ऐसा, ठीक है। जो आपको देखने को मिलता है, एक और बताया योशित ने कि इथेनॉल वाला उठा लो, ठीक है। इथेनॉल हो गया, एसीटोन हो गया, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है पॉजिटिव डेविएशन के, ठीक है। एक बालक और कह रहा है एसीटोन बेंजीन हो गया, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको हर हालत में याद होने चाहिए, ठीक है। पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। हो सकता है वो तुम्हारा सीबीएसई में ही पूछ ले एमसीक्यू में 4 ऑप्शन डाल के कि बता दो इनमें से कौन सा पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, ठीक है। ये एक बात हो गई। अब अगला जो केस यहाँ पर बनेगा, और उसके बाद में क्या बोलते हैं, कोई बच्चा ये फिक्र ना करना, ठीक है, कि मैं स्किप कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं। अब मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूं नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन, और फिर चलेंगे आपके एजियोट्रोप्स पर। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद और विद शो नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। देखो कहानी अब बिल्कुल पलट गई है, ठीक है। कुछ भी नहीं है अब तो इसमें, अगर तुम्हें पिछला वाला बढ़िया से क्लियर हुआ है, बढ़िया से रिवाइज हो गया है, ठीक है, तो ये वाला तो तुम्हें पता है कि अब तो सब उल्टा जाने वाला है कहानी में और कुछ नहीं होगा। मतलब सबसे पहली लाइन क्या लिखी थी कि ए एंड बी इंटरेक्शन जो है वो वहां पर स्ट्रॉन्ग था,
भाई यहां पर वीक हो जाता है, ठीक है, यहां पर क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। ए बी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है। अगर ये इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो खुद बताओ इसकी बॉन्ड इंथैल्पी ज्यादा होगी, समझ रहे हो। और यहां पर क्या है, क्योंकि ये दोनों इंटरेक्शन वीक हैं तो इनकी बॉन्ड इंथैल्पी क्या होगी भाई, कम हो जाएगी, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है भाई, ये तुम्हारे रिएक्टेंट हैं, ठीक है। और ये क्या है भाई, ये तुम्हारा प्रोडक्ट है। सॉल्वेंट और सोल्यूट को मिलाकर ही तो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। अच्छा एक बात और सुन लो जरा, अब जहां पर इंटरेक्शन वीक वहां पर वॉल्यूम बढ़ जाता है, और जहां पर इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग वहां पर वॉल्यूम क्या बोलते हैं, गिर जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। करो अब ये सारे कंसेप्ट अप्लाई एक एक फॉर्मूला पर, ठीक है। इंथैल्पी क्या होता है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट है, समेशन ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी प्रोडक्ट। सारी कहानी तुम्हारे सामने लिखी है, वैल्यू रख के देख लो, पता चल जाएगा, रिजल्ट नेगेटिव आएगा, लेस देन 0 आएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर बॉन्ड इंथैल्पी रिएक्टेंट कम है बॉन्ड इंथैल्पी प्रोडक्ट से। और अगर आप क्या बोलते हैं, बड़े में से छोटा माइनस, छोटे में से बड़ा माइनस करोगे तो भाई रिजल्ट नेगेटिव ही आता है, ठीक है। ये एक बात हो गई। डेल्टा वी मिक्स पर आ जाओ, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। क्योंकि क्योंकि क्या बोलते हैं, जो प्रोडक्ट है उसका इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो गया है तो उसका वॉल्यूम हो गया कम, तो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट कम है जबकि वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है। तो यहां से क्लियरली दिख रहा होगा सभी को कि वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग मतलब वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल सा केस था, कोई ऐसी डिफिकल्टी है नहीं जिसको समझने में आप लोगों को दिक्कत हो, ठीक है। ये एक बात हो गई। अब पहले जरा एक लाइन यहीं पे समझ लो, फिर ग्राफ ड्रॉ करूंगा ताकि वहां पे फटाफट क्लियर हो। देखो भाई, यहां पर क्या है कि प्रोडक्ट बनने के बाद में इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, ठीक है। अगर इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो गए हैं तो क्या होगा, इंटरेक्शन इजीली टूटने वाला नहीं है। और अगर इंटरेक्शन टूटने वाला नहीं है तो वेपर फॉर्मेशन क्या होगा, कम होगा, समझ रहे हो। वेपर फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर वेपर फॉर्मेशन कम हो गया तो भाई वेपर प्रेशर क्या करेगा, गिर जाएगा। बताओ, वेपर प्रेशर गिरेगा नहीं गिरेगा, बिल्कुल गिरेगा। अब जरा आ जाओ ग्राफ पर चलते हैं फटाफट से। तो ये मैंने यहां पे ड्रॉ किया, एक फिर से कर्व वही, ठीक है। और यहां पर 2 पॉइंट फिर से मार्क कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये एक पॉइंट इधर आ गया तुम्हारा, ठीक है, पी नॉट ए वाला। एक पॉइंट इधर कहीं मार्क कर लो अपनी मर्जी से, पी नॉट बी वाला, ठीक है। इन दोनों को पहले मिला दे रहा हूं मैं, ठीक है। ये इधर मिला दिए भाई, ठीक है। ये जाकर क्या बोलते हैं, ऐसे ऊपर ज्वाइन कर दो, ठीक है ना। और ये क्या बोलते हैं, ऐसे करके नीचे आ जाएगा। ये सब बना हुआ है कॉपी में, सुनते रहना है बस, ठीक है। और फिर इसके बाद में एक बार अगर इन चीजों को पढ़ोगे ना, ठीक है, तो तुम्हें यार फिर बहुत इजीली सब बैठ जाएगा दिमाग में। होपफुली, मुझे ऐसा लगता है कि हो जाना चाहिए अगर ये समझ में आ रहा है तो। खैर, मोल फ्रैक्शन ए इधर 1 मानेंगे तो मोल फ्रैक्शन ए इधर भाई क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। यहां मोल फ्रैक्शन बी 0, तो यहां पर मोल फ्रैक्शन बी कितना रहेगा तुम्हारा, 1 रहेगा, ठीक है। ये एक और बात हो गई। अब देखो क्या है, जैसा मैंने बोला कि यहां पर आपका भाई वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेशन से नीचे जा रहा है, तो ऐसे करके वेपर प्रेशर गिर गया, ठीक है। सिमिलरली ए में भी वेपर प्रेशर गिर जाएगा, ठीक है। गिर गया, बात समझ में आती है भाई। जब यही दोनों गिर गए, एक्सपेक्टेशन मतलब थी यहां पर ब्लू लाइन पर और रियलिटी निकली ग्रीन येलो लाइन, तो जब पी ए पी बी गिर गया तो ये भी तो डिक्रीज कर जाएगा, तो ये टोटल यहां पर मिला। तो अगर मैं इनको रिप्रेजेंट करूं तो ये कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बता रहा है कि पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ए जो है बेसिकली पी ए इज लेस देन पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ए। ये कर्व क्या बता रहा है कि पी बी इज लेस देन पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन बी। सिमिलरली ये वाला कर्व क्या बता रहा है कि पी टोटल इज लेस देन पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ए प्लस पी नॉट बी
मोल फ्रिक्शन बी। ठीक है, तो ये बच्चों तुम्हारा क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का कर्व है विद नेगेटिव डेविएशन, जहां पर सब कुछ एक्सपेक्टेशन से नीचे रह गया है। ठीक है, यहां पर क्या है, सब कुछ एक्सपेक्टेशन से नीचे रह गया है। ठीक है, बताओ भाई कोई दिक्कत इसमें, फटाफट बोलो। ठीक है, और अगर ये क्लियर होता है तो अब जरा बढ़ते हैं आगे फटाफट से एजियोट्रोप पे, लेकिन पहले इतना रिस्पॉन्ड करो, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो ये एक बात हो गई। ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। अब यहां से मैं आगे जा रहा हूं, अब मैं यहां से आगे बढ़ रहा हूं और अब बात करते हैं एजियोट्रोप्स की। ठीक है, पहली बात तो ये बच्चों सुन लो ध्यान से। ठीक है, कि एजियोट्रोप होते क्या है। ठीक है, बड़ी सिंपल सी चीज है। अगर आप में से किसी के पास ये किताब हो ना, एक नाम बता रहा हूं किताब का, हो तो ठीक है, नहीं है तो ऐसी कोई आफत नहीं आ रही। ठीक है, पी बहादुर, फिजिकल केमिस्ट्री की जो किताब है पी बहादुर। ठीक है, अगर ये किताब हो तो इसमें एजियोट्रोप बहुत अच्छा दे रखा है। अगर बुक हो, मन करे कि नहीं मेरे को और पढ़ना है, बढ़िया पढ़ना है, ठीक है, एजियोट्रोप में और जानना है, ये किताब बहुत अच्छी है। ठीक है, इसमें एजियोट्रोप का टॉपिक अच्छा दे रखा है। खैर, और मैंने मतलब जो नोटिस किया है, जो भी मेनली मैंने थोड़ा बहुत देखा है, टीचर ये पी बहादुर वाला ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं इसमें। खैर क्या पढ़ा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आओ जरा इस पे ध्यान देते हैं। तो यहां पर क्या है कि एजियोट्रोप्स होते क्या है। ठीक है, पहली बात तो याद रखो कि एजियोट्रोप आपके बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन होंगे सिर्फ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि टर्नरी क्वाटरनरी सब मिलकर क्या बोलते हैं भाई आपका एजियोट्रोप बना रहे हैं। ठीक है, इस बात को दिमाग में बिठा लो, ये बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं, मतलब वन सॉल्वेंट वन सोल्यूट वाली कहानी चलती है इसमें। ठीक है, इस बात को मत भूलना। ठीक है, वन सॉल्वेंट वन सोल्यूट वाली कहानी है, इसको भूलना मत। दूसरी बात, बाइनरी सॉल्यूशन में भी ऐसा नहीं कि दो को मिलाया और बन गया। ठीक है, एजियोट्रोप बनाने के लिए एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन है। ठीक है, रैंडमली कहीं पर भी एजियोट्रोप नहीं बन जाता। ठीक है, कहीं पर भी एजियोट्रोप नहीं बन जाता, ये एक बात हो गई। ठीक है, दूसरी बात ये, जो आपको सीबीएसई में सबसे ज्यादा रटाया जाता है, कि एजियोट्रोपिक सॉल्यूशंस का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अलाउ नहीं है। ठीक है, अलाउ बोले तो हो नहीं पाता। ठीक है, अच्छा एक बात और सुनो जरा, ये फिक्स्ड कॉम्पोजिशन सर कहां से पता चलेगी, आओ जरा थोड़ा पीछे चलें। ये जो आप कर्व देख रहे हो, ठीक है, जरा पॉजिटिव डेविएशन से शुरुआत करते हैं, या फिर रुको यार ये कर्व थोड़े खराब हो जाएंगे, मैं छोटा सा कर्व साइड में बना लेता हूं। ठीक है, यहां पर मैंने क्या करा, एक कर्व ड्रॉ किया आपके सामने। ठीक है, इधर कुछ ऐसा। ठीक है, ये भाई मैंने कर्व बच्चों आपके सामने बना लिया। ठीक है, और इसमें वो आइडियल वाली लाइन है मैंने ऐसे मार्क कर दी। ठीक है, तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है किसी को। ये लो, तो ये आपका जो कर्व बना, ये कौन सा कर्व है भाई, ये कर्व है पॉजिटिव डेविएशन वाला। ठीक है, अब इस कर्व में क्या है कि ये जो आपने, एक मिनट रुको जरा यार, कलर लूं दूसरा पहले, आजा। हाँ, यहां पर आपने मान लो पी नॉट ए मार्क किया, इधर पी नॉट बी मार्क किया, तो इस पी नॉट ए कर्व का कहीं तो कोई मैक्सिमा होगा। मैक्सिमा समझ में आता है ना, अगर मैं एक कर्व ऐसे बना रहा हूं तो इसमें कहीं पर यहां पर एक ऐसी वैल्यू तो मिलेगी ना जहां पर भाई मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा कर्व यहां पर बना है, इसका क्या बोलते हैं, आप उठाओगे मैक्सिमा। ठीक है, सिमिलरली इस कर्व का भी मैक्सिमा उठाओ, और ये जो कॉम्पोजिशन आपको मिल रही है, ठीक है, ये आपकी एजियोट्रोपिक कॉम्पोजिशन होती है। ठीक है, ये एक बात हो गई। सिमिलरली अगर मैंने कर्व इतना अच्छा बनाया नहीं है, बुक वाले कर्व को देखोगे तो साफ दिखेगा आपको मैक्सिमम मिनिमम उसमें। ठीक है, यहां पर अगर मैं क्या बोलते हैं, इनकी भी बात करूं नॉन आइडियल वालों की, तो इनका भी तो एक मिनिमा होगा ना, कि भाई यहाँ पे कर्व क्या बोलते हैं, सबसे कम वैल्यू दे रहा है, तो वो तुमको बताता है कि फिक्स्ड कॉम्पोजिशन क्या है जहां पे आपका एजियोट्रोप बनेगा। ठीक है, एक ये बात हो गई। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लिख रहा था मैं, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, और मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट equals to the
मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। ठीक है, तो ये बच्चों तुम्हारे एजियोट्रोप्स होते हैं। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन है, फिक्स्ड कॉम्पोजिशन पे बनेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं हो सकता। मोल फ्रैक्शन जो आपका लिक्विड फेज में रहेगा वही मोल फ्रैक्शन आपका क्या बोलते हैं, वेपर फेज में रहेगा। ठीक है, याद रखना है। अब एजियोट्रोप को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एजियोट्रोप्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, ठीक है, और दूसरा भाई आपका आता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। ये जो इनके नाम लिखे हैं ना, इनको जरा ध्यान से पकड़ना, क्योंकि यहां से कुछ काम आने वाला है अभी। एक बात बताओ, पहले तो आप लोग एक स्लाइड आगे चलो और ये बताओ जरा मुझे, बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करने चलूं तो बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट वो होता है जब आपका वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, है ना। जब एक सब्सटेंस का वेपर प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो जिस टेम्परेचर पे ये कहानी चल रही है, जिस टेम्परेचर पे ये कहानी चल रही है, मतलब जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर सब्सटेंस का आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, उसे क्या कहते हैं भाई? बॉइलिंग टेम्परेचर कहते हैं, यही कहते हैं ना। तो अब जरा लौट कर इधर आओ, या फिर लौट कर कहीं मत जाओ, अभी यहीं पे रहो और एक क्वेश्चन का आंसर करो। ठीक है, एक मेरे पास सब्सटेंस है, लेट्स से एक्स, जो नेचर में वोलेटाइल है। ठीक है, नेचर में क्या है? वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब क्या है? कि बहुत ही इजीली वेपर फॉर्म कर देता है ना, वेपर फॉर्म कर देता है। तो ये बताओ जरा, इस एक्स की बॉइलिंग के लिए जो मैं टेम्परेचर दूंगा वो कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? थोड़ा सोच कर बताना, कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? कम लगेगा, बहुत सही बात है। यहां क्या होगा? टेम्परेचर कम लगेगा, लो टेम्परेचर में फटाफट बॉईल हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं ये बात करूं कि मेरे पास एक सब्सटेंस है वाई, ठीक है, जो नॉन वोलेटाइल है, और मुझे इसको बॉईल करना है, तो भाई अब अगर इसको बॉईल करना है तो टेम्परेचर भर भर के देना पड़ेगा, है ना, क्योंकि खुद तो ये वेपर बनाता नहीं है। और अगर ये खुद वेपर नहीं बना रहा तो अब क्या करना पड़ेगा भाई? इसके पीछे लगना। ये क्या हुआ? इसको क्या हो गया? अरे बच्चों, तुम्हें स्क्रीन नजर आ रही है और मैं नजर आ रहा हूं? मुझे क्योंकि कुछ नजर नहीं आ रहा। पता नहीं क्या हुआ अचानक से लैपटॉप में, एक मिनट रुको जरा। अब बताओ, अब बताओ, अभी सब क्लियर है क्या? अभी स्क्रीन शेयर हो गई? ओके ठीक है, आ जाओ भाई। तो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं कि भाई ये नॉन वोलेटाइल है तो खुद तो वेपर बना नहीं रहा। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? हमें बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो बेसिक कंपैरिजन में यहां पर ये कर रहा हूं कि भाई मेरे पास दो सोल्यूशन है, ठीक है, एक नॉन आइडियल सोल्यूशन है पॉजिटिव डेविएशन वाला, दूसरा है नेगेटिव डेविएशन वाला। अगर मैं ये कहूं कि यहां पर भर भर के वेपर बनता है, ठीक है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट लो रहेगा। और अगर मैं यहाँ नेगेटिव डेविएशन की बात करूं, जहां पे वेपर बनता ही नहीं है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगा। तो किसी को दिक्कत है क्या? बोलो जल्दी बोलो, हाँ या ना, बताओ फटाफट से। मेरे ख्याल से परेशानी होनी तो नहीं चाहिए, बिल्कुल लॉजिकल सी बात है कि पॉजिटिव वाले में भर भर के वेपर बनता है तो बहुत ही कम टेम्परेचर में बना देगा वो। अब ये सब बात अगर समझ में आ गई तो लौट आओ। ठीक है, तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप वो होते हैं
जो आपका ऐसे सॉल्यूशन विच शो पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, क्योंकि कम से कम बॉइलिंग में ही वो भाई भर भर के वेपर बना देते हैं और बहुत जल्दी उनका क्या बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। वही कहानी उल्टी यहां पड़ जाती है, ठीक है। ये क्या है तुम्हारे ऐसे सॉल्यूशन है विच शो नेगेटिव डेविएशन। ये क्या करते हैं, ये भाई नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। ये इजीली वेपर नहीं बनाते, तो वेपर नहीं बनाएंगे तो यहां क्या करना पड़ेगा भाई, बहुत ज्यादा बॉईल करना पड़ेगा, बोले तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ठीक है। तब जाकर क्या बोलते हैं बॉयल शॉयल होना स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। बताओ भाई ये बात समझ में आती है या नहीं आती, जल्दी बोलो, क्लियर होता है या नहीं होता, फटाफट बोलो, ठीक है। तो ये एक कहानी हो गई, होपफुली इतना आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। तो ये थी भाई तुम्हारी एजियोट्रोप की कहानी। अच्छा अगर ये बात समझ में आ गई है तो अगला जो पार्ट है एक छोटे से क्या बोलते हैं क्वेश्चन का आंसर कर दो, एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर कर दो फटाफट से। वो ये है कि इस पर बेस्ड नहीं है क्वेश्चन, इस पर तो बेस्ड ही नहीं है, ऐसे पूछ रहा हूं जनरली क्योंकि अगला पार्ट वही होगा। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को कैसे डिफाइन करते हो तुम? वी नो यू बेटर। डिपेंडेंट ऑन अमाउंट टेकन, नंबर डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। तुम लोग कम टाइप करने के चक्कर में ना, तो तुम्हारी भी कोई दिक्कत नहीं है यार, अब टाइप ही थोड़ी करते रहोगे। खैर ये किसी भी सोल्यूशन की वो प्रॉपर्टी होती है, ये बात सही है बिल्कुल, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन, बट एक वर्ड जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, ठीक है, आप में से किसी बच्चे ने अभी तक तो खैर नहीं बोला, ठीक है, वो ये है कि डिपेंड्स ऑन relative number of solute particles, solute particles in a solution, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दे रहा हूं अब मैं, मुझे फटाफट से इसका आंसर करके दो, ठीक है। एक सॉल्यूशन है ए जिसके अंदर सॉल्यूट प्रेजेंट है 50, ठीक है, और सॉल्वेंट प्रेजेंट है भाई 100, ठीक है। दूसरा मेरे पास कंटेनर है जिसमें सॉल्यूट प्रेजेंट है क्या बोलते हैं 100, ठीक है, और मेरे पास सॉल्वेंट प्रेजेंट है, मैंने कह दिया कितना 200, ठीक है, 200, 200 से बात बनेगी। ये लो 150, ठीक है 150। ये बताओ दोनों के लिए सेम कंडीशन पर अगर मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करूं तो किसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वैल्यू ज्यादा आएगी और क्यों, बताओ किसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा आएगी और ओके इन जनरल योशित, इन जनरल बात कर रहा हूं मैं, इन जनरल बात कर रहा हूं कि अगर मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कंपेयर करने चल दिया तो किस में ज्यादा आएगी और क्यों, ठीक है, इतना सा क्वेश्चन है। चलो भाई देखते हैं जरा। तो यहां पर क्या है, मैंने जैसे आपका अभी एक वर्ड यूज किया रिलेटिव नंबर ऑफ पार्टिकल, वो यहां पर अप्लाई होता है, ठीक है। अगर आप में से कोई ये 50 और 100 को देखकर आंसर कर रहा है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि उसका आंसर गलत ही होगा, लेकिन गलत हो सकता है, ठीक है। कैसे जरा देखते हैं, हमेशा रिलेटिव नंबर चेक करो, या तो 50/150 कर लो उसको, या फिर क्या बोलते हैं उसको 50/100 करके चेक करो, ठीक है। वैसे तो 50/150 इज बेटर, ठीक है। इधर आ जाओ जरा, यहां देखो क्या बनेगा, यहां पर आपका बनेगा
100/250, ठीक है, 100/250। तो यहां पर क्या आता है भाई, रिजल्ट निकलकर 1/3, ठीक है, मतलब फॉर एवरी 3 पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट 1 पार्टिकल सोल्यूट ऑफ रिक्वायर्ड, ठीक है, या फिर उठाकर सीधा सीधा 0.33 कर लो, समझ में आ जाएगा इजीली। ये हुआ 2 टाइम और ये हुआ भाई 5 टाइम्स, तो यहां रिजल्ट निकल कर आता है 0.44, समझ में आया, 0.4 नॉट 44, ठीक है। तो बच्चों हमेशा इन पर डायरेक्ट मत जाओ, हमेशा रिलेटिव नंबर निकालो। वैसे ऐसा क्वेश्चन रेयरली बनेगा, बट फिर भी एक बेसिक आइडिया, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए यहां पर। तो क्योंकि 0.4 की वैल्यू 0.33 से बड़ी है, तो जो आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकल कर आएगा, अगर आप सेम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालते हो तो बी का बड़ा होगा, ए का छोटा होगा, ठीक है। एक तो ये बात हो गई, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन और देखो फटाफट से, वही दो सोल्यूशन है ए एंड बी, ठीक है, यहां 10, ठीक है, और क्या बोलते हैं आपका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है आपका 15, ठीक है, ये एक बात हो गई। यहां पर क्या है, सोल्यूट है आपका क्या बोलते हैं 100, ठीक है, और आपका सॉल्यूशन है कितना 400, ठीक है। बताओ, मैं फिर बोल रहा हूं ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन, ठीक है। अब जरा आंसर करो फटाफट से कि इनमें से किस में आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बड़ा निकलेगा और क्यों, ठीक है, बताओ। ठीक है प्रत्युष, करेक्ट आंसर है। संचित करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। योशित, राघव, प्रत्युष, प्रत्युष ने तो खैर पहले भी आंसर दे दिया। भव्य सही आंसर है। बहुत अच्छे भाई, सभी का आंसर सही आ रहा है। यमन, मुबाशिर सभी आंसर सही कर रहे हैं। तो यहां पर वही दोबारा से 10/15 करो, 2/3 आता है। यहां पर करो भाई 100/400, 1/4 आता है। 2/3 कितना होता है 0.66, यहां पर कितना होता है भाई, क्या बोलते हैं 0.25, ठीक है। एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो मैंने बताया आपको, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है, रिलेटिव नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। तो जिसका रिलेटिव नंबर ज्यादा होगा, ठीक है, वो आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू हाई देगा, ठीक है। तो जब मैं आपसे अब कल मिलूंगा, ठीक है, तो नहीं कल नहीं, अब तो शायद अगली साल ही मिलना होगा, ठीक है। बट जब भी, तो बचा हुआ पोर्शन इसका खत्म करेंगे, ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बचा और पूरा चैप्टर ओवर हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपके फीडबैक पर डिपेंड करता है कि आपको ये इस तरीके की क्लासेस ज्यादा सही लग रही है, ठीक है, कि पहले पूरा इस तरीके से जल्दी 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 जितना जल्दी हो सके पूरा चैप्टर रिवीजन एंड देन कुछ क्वेश्चन करा दूं, ठीक है, या फिर सीधा सीधा क्वेश्चन के थ्रू ही जाऊं, चॉइस तुम्हारी है, ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगे वैसे हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, दो बच्चे कह रहे हैं क्वेश्चंस कराओ सर। ठीक है, तो क्वेश्चंस के थ्रू जाना है, तो क्वेश्चन के थ्रू चले जाएंगे, ठीक है। कोई चैप्टर ऐसा है जहां पर चैप्टर के थ्रू जाना है, ठीक है। चलो जैसा आप लोग कहो वैसा देख लेंगे, ठीक है। तो अब जरा इसको सबको रिवाइज करके रखना, ठीक है। मिलेंगे अगली क्लास में, और कोशिश करूंगा अगर आपको लगता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन ही करें तो क्वेश्चन कर लेंगे, उसके थ्रू कंसेप्ट करा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेंट ऑफ फैक्टर पक्का बढ़ा दूंगा अगली क्लास में। सरफेस में चैप्टर के थ्रू, चलो ठीक है, ये भी हो जाएगा। चलो बच्चों ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब अगली क्लास में। और शायद हम लोग अब मिलेंगे सैटरडे को, सैटरडे को मिलेंगे, क्योंकि तुम्हारी क्लास कल होती नहीं है मेरे साथ। 30 और 1 को वैसे ही शायद ऑफ रहेगा, तो अब हम मिलेंगे 2 Jan को, है ना। तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, ठीक है। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, अगली क्लास में क्वेश्चंस ही कराऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। चलो बच्चों, तुम सभी को वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर, मिलते हैं अगली साल एक नई शुरुआत के साथ, ठीक है। चलो बाय बाय।